कक्षा 10 के विद्यार्थी आज इस वीडियो के माध्यम से यह सीख पाएंगे कि किसी भी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु, जिसे हम विभाजन बिंदु भी कहेंगे, उस बिंदु के हम निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें दो अक्ष खींचे गए हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो प्रथम चतुर्थांश में एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, दो बिंदु ए और बी हैं। तो रेखाखंड ए बी को एक बिंदु P जो है, जिसके निर्देशांक x और y के रूप में आपको दिखाई दिए हैं, तो AP अनुपात BP, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक M1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी M2 है। तो M1 अनुपात M2 में यह बिंदु P है, विभाजित कर रहा है किसे, रेखाखंड AB को। तो P क्या हो गया, रेखाखंड AB का विभाजन बिंदु हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कि P का निर्देशांक क्या होगा, यही हमने यहाँ पर सीखना है। तो हम किस प्रकार सूत्र प्राप्त करेंगे, फिर उस सूत्र का हम क्या प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि आप निर्देशांकों का अर्थ समझते हैं, तो प्रत्येक बिंदु से x अक्ष में और y अक्ष में लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। तो बिंदु A के लिए अगर x1 y1 की बात करें तो O से लेकर L तक ये दूरी x1 है, और P के लिए ये दूरी x है। तो अगर A से लेकर Q तक की दूरी की बात करेंगे तो x माइनस x1 हो जाएगी, x माइनस x1। इसी प्रकार ये जो दूरी है, इसको हम कहेंगे x2, क्योंकि बिंदु B कितनी दूर है मूल बिंदु से x एक्स की तरफ, x2, y2 इसके निर्देशांक हैं। तो यदि हमें ये दूरी चाहिए तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1 यहाँ तक, सॉरी x2 माइनस x, क्योंकि इसका निर्देशांक क्या है, x है। तो x2 माइनस x, ये 1 नहीं पढ़ा जाए, ये x2 माइनस x है। तो P से लेकर R की दूरी भी वही होगी, क्योंकि ये रेखाएं क्या हैं, एक ही अक्ष पर लंबवत हैं, तो सभी ये समांतर रेखाएं हैं। जो आपको ऐसी खड़ी ये तीनों काली रेखाएं दिख रही हैं और ये जो डॉटेड दिख रही हैं, ये तीनों रेखाएं भी समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि एक ही अक्ष पर वो लंबवत रेखाएं। अब इसी प्रकार अगर हम PQ ज्ञात करना चाहें तो C तक, यानी C A के ठीक सामने है, तो A का निर्देशांक है y1, तो C तक की आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, y1, और D तक की कितनी है, y, क्योंकि D देखो P के सामने है। तो C से D की अगर हमें दूरी चाहिए, अर्थात P से Q की, ये P और Q वही दूरी है, तो ये दूरी हमें मिलेगी y ऋण y1। तो इस दूरी का नाम लिख दे रहा हूँ y ऋण y1। कौन है, P से लेकर Q तक। ऐसे ही B से लेकर R तक आपको मिलेगी पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है y2, यहाँ तक है y, तो ये मिल जाएगी आपकी y2 माइनस y। अब इन दो त्रिभुजों को अगर आप गौर से देखेंगे, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। क्यों, इस रेखा को और इस रेखा को आप एक रफ आकृति से फिर से समझिए। देखो ये रेखा है आपकी A से जो जा रही है, ये बिंदु A है, ये दूसरी है P बिंदु, और अगर मैं इसको P को मिलाते हुए थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो यह कोण और यह कोण कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, संगत कोण कहलाते हैं। ये जो रेखा है, यह इस रेखा को प्रदर्शित कर रही है, A से जाने वाली। A आपका है बिंदु A, और ये रेखा ये P से जाने वाली, ये तिर्यक रेखा AP आगे को जा रही है, B को टच करते, B को छूते हुए। तो ये दोनों कोण जो हैं एक दूसरे के संगत कोण हैं, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं।
तो अगर यह कोण इसके बराबर हो गया और यह कोण 90 अंश है तो यह भी 90 अंश है, क्योंकि ये लंब है x अक्ष पर और ये लंब है y अक्ष पर। x और y खुद एक दूसरे पर लंबवत रेखाएं हैं। x अक्ष और y अक्ष क्या होते हैं? समकोणिक रेखाएं होते हैं। तो उन समकोणिक रेखाओं पर जो लंब हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच का कोण भी 90 अंश बनेगा। ऐसे ही ये लंब है x अक्ष पर, ये लंब है y अक्ष पर, तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना अंश बनेगा? 90 अंश का बनेगा। तो इन दो त्रिभुजों में आप क्या देख रहे हैं कि दो कोण बराबर हो जा रहे हैं। तो दो कोण बराबर होने से ये दो त्रिभुज ए समरूपता नियम से एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो लिखें तो त्रिभुज ए क्यू पी एवं त्रिभुज बी आर पी में कोण क्यू ए पी बराबर कोण आर पी बी। क्यों? ये दोनों क्या हैं? संगत कोण है। संगत कोण है किनके लिए? डी आर और सी क्यू के लिए। डी आर समांतर सी क्यू। और ये दोनों क्यों समांतर हैं? क्योंकि एक ही अक्ष पर वो दोनों लंबवत रेखाएं हैं। तो एक ही अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो आपस में वो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। अब कोण पी क्यू ए बराबर कोण बी आर पी प्रत्येक 90 अंश। अब ये दोनों 90 अंश के हमने क्यों कहा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो हैं, एक रेखा ये और एक रेखा ये, या फिर एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों रेखाएं दो अलग अलग समकोणिक रेखाओं पर लंब हैं। तो जब वो समकोणिक रेखाओं पर लंब होंगी तो स्वयं भी आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो ए समरूपता से देखो, आपने समरूप त्रिभुजों में समरूपता की कसौटी पढ़ी और यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। ए समरूपता से क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है त्रिभुज ए के लिए। अब आपको पता चल गया है कोण ए किसके बराबर है? पी के बराबर है। तो ए के लिए पी लिखा, तो अब उसके बाद ए के लिए पी, क्यू के लिए आर पता है, तो क्यू यहाँ पर है तो आर तीसरे स्थान पर होगा। तो बीच के स्थान में पी आर आ गया, तो क्या शीर्ष बचा? बी। तो क्या हो जाएगा? ए पी क्यू समरूप है पी बी आर। अब इन दो त्रिभुजों के समरूप होने से आपको इसकी भुजाओं के अनुपात बराबर मिलेंगे। इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात अर्थात ए पी बट्टे बी पी या पी बी लिख लो बराबर पी क्यू बट्टे बी आर बराबर ए क्यू बट्टे पी आर। क्योंकि ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं का इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होगा। तो अब AP और BP के अगर हम मान रख दें जो हमने चित्र में प्राप्त करें हैं, तो देखो AP A से लेकर P तक हमें दिया है M1, तो क्या हो जाएगा? M1 बट्टे P से लेकर B तक M2, क्योंकि M1 अनुपात M2 में विभाजित किया है। PQ देखो P से लेकर Q तक ये लिखा है Y माइनस Y1 बट्टे BR क्या लिखा है? Y2 माइनस Y बराबर, फिर उसके बाद AQ A से लेकर Q तक ये लिखा है X माइनस X1। A से लेकर Q आप ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? X1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? X है। तो ये बीच में क्या रहेगा? पूरा ही X में से X1 को माइनस करेंगे बट्टे, फिर उसके बाद PR है P से लेकर R तक, तो D से लेकर R तक है X2, D से लेकर P तक है X, तो ये हो जाएगा X2 माइनस X, ये बचेगा। तो
x2 माइनस x। अब एक बार इन दोनों से, फिर एक बार इन दोनों से। देखो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो इसमें y है, इन दोनों को मैं बराबर रख के सॉल्व करूंगा तो इनमें x हमें मिल जाएगा। तो m1 बट्टे m2, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो हम कोई भी दो बराबर ले सकते हैं एक बार, y1 y2 माइनस y implies that m1 y2 ऋण m1 y वज्रगुणन बराबर m2 y ऋण m2 y1। अब इस y वाले को मैं दाईं तरफ पक्षांतर कर देता हूं, तो m1 y2 प्लस, क्योंकि इसमें y शामिल है तो इसको हम दाईं तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, प्लस m2 को y1 टर्म को इधर ले आते हैं, तो दाईं तरफ हमारे पास बचा m2 y धन m1 y। अब पूरा ही पक्षांतर कर देते हैं, इस पक्ष को इधर उस पक्ष को उधर, तो y कॉमन लेने के साथ हमारे पास इसमें बचेगा m1 धन m2। m2 धन m1 कहो या m1 धन m2 कहो, बात एक ही है, क्योंकि m1 पहले m2 बाद में लिख सकते हैं। बराबर क्या आया, ये m1 y2 था और m2 y1, यहाँ पर 2 है, ये वाली टर्म है, तो m1 y2 प्लस m2 y1, इस बाएं पक्ष को पूरे को दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लेके हमने साथ में कॉमन भी ले लिया, तो y बराबर आ गया m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब इसी प्रकार जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, किसको, m1 बट्टे m2 बराबर x ऋण x1 बट्टे x2 ऋण x, तो वज्रगुणन से आपको मिलेगा m1 x2 ऋण m1 x बराबर m2 x ऋण m2 x1। अब इस x1 को इधर लाके x वाली टर्म को दाएं पक्ष में पक्षांतर कर दें, तो m1 x2 धन m2 x1 बराबर m2 x धन m1 x। फिर उसी प्रकार इसमें भी x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं बाएं पक्ष में लाके, तो ब्रैकेट में बचेगा m1 धन m2 और बराबर m1 x2, इस पक्ष को पूरा ही दाईं तरफ m2 x1, तो x बराबर आ गया m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। हालांकि कभी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैथ्स में कोई भी फॉर्मूला कैसे प्राप्त हो रहा है अगर आप उसको सीख जाते हैं तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ता है, तो आपको पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इस प्रकार से हमें मिला x निर्देशांक विभाजन बिंदु का, और बिल्कुल वैसे ही हमें मिला है y निर्देशांक। तो किसी भी रेखाखंड को कोई बिंदु किसी अनुपात में अगर विभाजित करता है, अनुपात हमने यहाँ पर लिया था m1 और m2, तो हम उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। y निर्देशांक m1 y2 धन m2 y1 बट्टे m1 धन m2, और x निर्देशांक वैसे ही m1 x2 धन m2 x1 बट्टे m1 धन m2। अब यदि इसमें कोई विशेष केस, जैसे यदि m1 और m2 बराबर हो जाएं, m1 बराबर m2 हो जाए, अब आप अपने चित्र में देखेंगे कि m1 और m2 बराबर हो जाए, या फिर हम दूसरा चित्र बना लें। क्या कहा जा रहा है कि m1 और m2 बराबर हो जाएं। ये कोई रेखाखंड है a b और इसके निर्देशांक हैं x1, y1, इसके हैं x2, y2, और बिंदु है P जो विभाजित कर रहा है, और अब अनुपात है a से लेकर p तक और p से लेकर b तक दोनों बराबर हैं, अर्थात यह भी 1 है और यह भी 1 है।
बराबर दूरी है ए से लेकर पी तक, तो इसके जो निर्देशांक होंगे x, y क्या होंगे। तो देखो x बराबर क्या आएगा, कैसे आपने गुणा करना है, इस अनुपात को इधर गुणा करना है, m1 x2, तो 1 गुणा x2 धन 1 गुणा x1 बट्टे 1 धन 1, तो बराबर कितना आ जाएगा, x1 धन x2 बट्टे 2। और इसी प्रकार y बराबर आ जाएगा 1 गुणा y2, 1 गुणा y निर्देशांक के साथ गुणा करेंगे, धन 1 गुणा y1, इधर का अनुपात इधर से गुणा होगा, बट्टे 1 धन 1, तो ये भी बराबर आ जाएगा y1 धन y2 बट्टे 2। अब 1:1 कब होगा, जब जो बिंदु P है वो ठीक रेखाखंड के बीच में होगा, अर्थात मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक मिले किसी भी रेखाखंड जिसके अंत बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हों, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 धन x2 बट्टे 2, y1 धन y2 बट्टे 2। अर्थात रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, तो A का x निर्देशांक और B का x निर्देशांक जोड़ेंगे, फिर आधा कर देंगे। इसका y निर्देशांक निकालना है तो A का y निर्देशांक, B का y निर्देशांक जोड़ेंगे और फिर आधा कर देंगे। तो इस प्रकार से यह एक स्पेशल केस है। तो यहाँ से आपको किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी याद हो जाएंगे। तो और किसी भी रेखाखंड को किसी दिए हुए अनुपात में अगर कोई बिंदु विभाजित करता है तो उस प्रश्न को हल करने के लिए आप जरूर पहले एक रफ आकृति बनाएंगे। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि m1 को y2 के साथ, अर्थात इस तरफ का आपका अनुपात जो होगा वो इस तरफ के निर्देशांकों से और इस तरफ का अनुपात इस तरफ के निर्देशांकों से गुणा होगा अंश में, और हर में तो आप दोनों अनुपातों के योग का भाग दे ही रहे। तो अब इसके बाद एक प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए जो हमने सूत्र प्राप्त किया है उसका प्रयोग कर प्रश्नों का हल करेंगे। आपके सम्मुख एक प्रश्न है, बिंदुओं 4,5 और 8,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए तो काफ़ी आसानी होगी। तो एक रेखाखंड बनाते हैं हम, उसके बिंदु ये 4,5 है और ये 8,6। तो इस बिंदु का नाम माना A है और इस बिंदु का नाम माना B है। तो विभाजित करने वाला बिंदु P 2:3। यहाँ पर समझना है कि 2 कहाँ की तरफ, 3 कहाँ की तरफ। 2 पहले कहाँ है तो 4,5 जो बिंदु है यहाँ से इस बिंदु की दूरी होगी 2, तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी होगी 3। ये समझना है यहाँ पर। अगर 3:2 कहा जाता तो 3 इधर 2 इधर लिखना पड़ता। तो ये दूरी आपको दी है 2 और ये दूरी दी है, अगर ये दूरी 2 है तो ये दूरी कितनी है फिर 3। अनुपात का मतलब यही हुआ कि यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 2 इकाई है तो यहाँ से यहाँ की दूरी 3 इकाई है। अब हमें P के निर्देशांक निकालने हैं। तो P के निर्देशांक के लिए हमने ये सूत्र पढ़ा है। तो P के निर्देशांक पहले चित्र बना लेंगे तो काफ़ी आसान होगा, लिखना कम होगा आपको। तो आप देखो सीधे लिख रहे हैं P के निर्देशांक, क्योंकि P विभाजन बिंदु है। तो P के निर्देशांक सबसे पहले x निर्देशांक, x बराबर क्या करते हैं m1 x2 धन m2 x1 बटे m प्लस n, m1 प्लस m2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब बराबर, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। अब केवल हम चित्र से देखेंगे, अगर हम सूत्र में न भी ध्यान दें, चित्र में हम कैसे करेंगे। देखो 2 को इससे गुणा करेंगे, हम x निर्देशांक निकाल रहे हैं तो 2 को इधर के x से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 8 धन, फिर 3 को इधर के x से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 4 बटे, अनुपातों को जोड़ देंगे 2 धन 3, तो बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16 है और 3 चक्को 12 है, तो 16 धन 12 बट्टे 5, तो 16 और 12 हो गया 28 बट्टे 5।
तो x निर्देशांक आ गया 28/5। इसी प्रकार y निर्देशांक सूत्र अगर आपका x के लिए आपको याद है तो y के लिए भी याद ही है फिर, क्योंकि केवल x की जगह आपने y कर देना है बस। m1 धन m2 बराबर, अब 2 को आप ऋण 6 से गुणा करेंगे, y निर्देशांकों से गुणा करेंगे, इधर के अनुपात को यहाँ से, धन 3 को 5 से, 3 पंचे बट्टे 2 धन 3, तो 6 दूनी 12 है ऋण का, धन 5 तिया 15, 15 का धन बट्टे 3 2 5, तो ऋण 12 और धन 15 क्या बचा, धन का 3 बट्टे 5। तो P के निर्देशांक आपके पास आ गए, P बराबर जो बिंदु आया विभाजन बिंदु वो आया 28/5 x निर्देशांक आया, कॉमा 3/5 उसका y निर्देशांक आया। तो इस प्रकार हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। कहने का मतलब जो हमने सूत्र प्राप्त किया था विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए, इस प्रकार उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत आवश्यक है आप चित्र जरूर बनाएं। चित्र बनाएंगे तो फॉर्मूला पे अगर आप मान गलत भी रख रहे हैं तो फॉर्मूले को नहीं भी देखेंगे तो चित्र से ही आप समझ जाएंगे कि किसको किससे गुणा करना है। पहले आपने ये ध्यान रखना है कि इधर का अनुपात इधर गुणा होगा, इधर का अनुपात इधर गुणा होगा, और ये ध्यान रखना है कि x निर्देशांक निकाल रहे हैं तो ये x से ही गुणा होगा, y निर्देशांक निकालना है तो फिर y से ही गुणा होगा। इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से विभाजन बिंदु से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको हल कर पाएंगे।